वीडियो, ठीक है। ये वाली यूट्यूब वीडियो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूट्यूब वीडियो होने जा रही है फॉर यूपीएससी सीएससी 2026। देखिए, इस बार जो भी लोग प्रीलिम्स का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, आप सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का एक चैप्टर होगा, वो बहुत लंबा हो जाता है। तो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हम लोग इस एक अकेली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, प्लस साथ में उसका करंट अफेयर्स भी जो है जिस भी बॉडी का इंपॉर्टेंट होगा वो सब यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वन वीडियो फॉर ऑल एग्जाम, यूपीएससी यूपीपीसीएस जो भी आप देखना चाहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, एक बॉडी से रिलेटेड सबसे पहले उसके फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, फिर आर्टिकल्स, एक्ट, कंपोजिशन उसकी कैसे क्या होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका टर्म कितना होता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है, रिमूवल कैसे होता है, रेजिग्नेशन देते हैं तो क्या होता है, फर्दर कंपोजिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, मिनिस्ट्री, ठीक है, कौन सी रिलेटेड है, एडिशनल इन्फो अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, और उसका करंट अफेयर्स। तो 10 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही होलिस्टिक वीडियो होने वाली है, आपको एंड तक देखना है। आपकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ से रिवाइज हो जाएंगी, और हर बॉडी ना कि सिर्फ रिवाइज हो जाएगी बल्कि यहाँ से एकदम सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वन वीडियो इज इनफ फॉर यू टू स्किप द लक्ष्मीकांत, ठीक है। बस आपको बहुत ध्यान से देखना है, साथ साथ में अगर चाहिए तो नोट्स बना लेना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ कवर हो जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 2 मिनट आपको लगेंगे, बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन कई बार लोगों को यही क्लियर नहीं होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है इट रिफर्स टू द इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी दैट डिराइव्स इट्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब वो बॉडीज या इंस्टीट्यूशन जो अपनी पावर सीधे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव करते हैं, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है तो डायरेक्टली उनको स्टैब्लिश करता है, ठीक है, या उनकी क्रिएशन और मैंडेट्स देयर क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद दीज बॉडीज आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेकिंग देम अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कंट्रीज गवर्नेंस, ठीक। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया इज इंटरेस्टेड विद परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स, ठीक है। तो बहुत बेसिक और सिंपल सी चीज थी, ठीक है। इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है, वो बॉडी जो अपनी पावर डायरेक्टली डिराइव करती है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, एनसीएससी, ठीक है, एनसीएसटी, एनसीबीसी, फिर स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। अब यूपीएससी में अभी 2023 में ही एक क्वेश्चन आया था जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज इन इंडिया, हाउ मेनी ऑफ देम आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये पूछा था, और 4 बॉडीज यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये चीज यहीं पे डिस्कस कर दी है। अब आप लोग इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करिए कि क्या आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन कंटेंट पे, ठीक है। ये मेन कंटेंट है, इसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी डिस्कस करी है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगली वीडियो में आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, हर फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड, आर्टिकल्स, फंक्शंस, उसके रिमूवल एक्सेट्रा, और करंट अफेयर, ठीक है। यूपीएससी से रिलेटेड देखिए इतना करंट अफेयर है, एनसीएससी इस बार न्यूज़ में रही है, कैग इस बार न्यूज़ रही है। तो हम लोग सारी चीज़ें जो करंट अफेयर से रिलेटेड है सब कंटेंट बनाया है, ठीक है। तो ये काफ़ी एग्जॉस्टिव कंटेंट है, आपका मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं जो भी है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से शुरू करेंगे, ठीक है। अब आप लोग जो है कॉपी पेन लेके एकदम अच्छे से बैठ जाइए, और आपको साथ साथ में रिवाइज भी करते रहना है, ठीक है। एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, ठीक। अब पहली चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है इसका 324, ठीक है, 324 इसका आर्टिकल है। किस पार्ट में पाया जाता है, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि ये कंडक्ट कराता है इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, ध्यान से देखना, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कोई और कराता हो, पार्लियामेंट कराता होगा। ये मैंने मिस्टेक्स होते हुए देखी हैं, ठीक है। तो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन ये होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, दीज नंबर्स आर फिक्स्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये फिक्स करते हैं। और इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो अपॉइंटमेंट करते प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो रिकमेंडेशन पे होता है एक कमेटी के, जो कमेटी होती कंप्राइज करती है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन कैबिनेट एंड द मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्म, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, बट द प्रेसिडेंट नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। अदरवाइज कितना होता है, 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी अर्ली पाई जाती है 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, इस हिसाब से होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं है इसकी, ठीक है। अब आते हैं रिमूवल पे। तो इलेक्शन कमीशन रिमूव किया जाता है रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे रिमूव किया जाता है,
या तो उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है सेम प्रोसेस एज द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव किया जाता है, सिमिलर प्रोसीजर होता है फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब कोई आप में से कोई कौन बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल कैसे होता है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल कैसे होता है, ठीक है। एक पूरी प्रोसेस होती है, वो पूरी प्रोसेस आप लिख के बताइए, ठीक है। कि आपका होमवर्क टास्क हो गया, ठीक है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सेकंड टर्म के लिए मतलब रीअपॉइंट किए जा सकते हैं? तो नॉट अलाउड, ठीक है। ही इज नॉट अलाउड फॉर द सेकंड टर्म और रीअपॉइंटमेंट। फर्दर एम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने हैज नॉट डिबार्ड रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं इलेक्शन कमिश्नर था और मैं रिटायर हो गया, क्या मैं इसके बाद कोई और तरीके का एम्प्लॉयमेंट ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। मैं वापस इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता हूं, लेकिन किसी और तरीके का मैं एम्प्लॉयमेंट ले सकता हूं, उसके लिए मैं डिबार्ड नहीं हूं, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। एडिशनली क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के पास इक्वल पावर होती है, सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी वोट से लिया जाता है। एक सर्च कमेटी हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्लस 2 अदर मेंबर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी विल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन ऑफ कमिटी। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक सर्च कमेटी बनाई गई, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर होते हैं और 2 और मेंबर होते हैं जो सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, ठीक है। तो वो एक पैनल मेंबर प्रिपेयर करते हैं 5 लोगों का कि ये 5 लोग हैं जो इस बार एलिजिबल हैं इलेक्शन कमिश्नर बनने के, ठीक है। फिर उनमें से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। तो एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पे कवर हो गई, ठीक है। तो एक बॉडी हम लोगों की डन हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बॉडी पे, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉडी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट अपनी उस पे आते हैं, वो है यूपीएससी, ठीक है। अब यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी जो है, हाँ, इसका फंक्शंस क्या है? फंक्शन ये है कि रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज प्लस एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। तो जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, जैसे आप सीएससी का एग्जाम देंगे, ठीक है, एनडीए का एग्जाम होता है, सीडीएस का एग्जाम होता है, ये सारे एग्जाम्स का रिक्रूटमेंट करना और सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, तो इसके लिए रिक्रूटमेंट करना और गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि किसका प्रमोशन होना चाहिए, किस पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये फंक्शन है बेसिकली यूपीएससी का। इस आर्टिकल में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक, पार्ट 14, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन पार्ट 15 में है और ये पार्ट 14 में है, ठीक है। आर्टिकल 315 से लेकर 323, ठीक है, ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों की ही बात करता है, ठीक है। अब इसमें कंपोजिशन क्या होती है? एक चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वो नंबर कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है यूपीएससी का? ठीक है, वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। कितना टर्म है इनका? 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? हाफ ऑफ द मेंबर जो है वो एटलीस्ट 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए काम कर चुके होने चाहिए, ठीक है। ये इनकी क्वालिफिकेशन होती है। रिमूवल कैसे होता है? कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा। किस किस केस में? या तो इंसॉल्वेंसी हो, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड किया हो, या इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी हो, ठीक है, या फिर मिसबिहेवियर हो। मिसबिहेवियर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अपॉन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट अगर इंक्वायरी बिठाएगा उसकी एडवाइस के बाद ही ये रिमूवल होगा, ठीक है। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। क्या सेकंड टर्म अलाउड है? नॉट अलाउड है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। फर्दर एम्प्लॉयमेंट जो चेयरपर्सन होते हैं यूपीएससी के, उनको कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है, बट जो मेंबर ऑफ यूपीएससी हैं वो चेयरपर्सन बन सकते हैं ऑफ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के, बट इसी में रहेंगे और किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट इनको अलाउड नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर एडिशनल में क्या है? देखिए, जो रिकमेंडेशन ऑफ यूपीएससी है वो नॉन बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है और चाहे तो नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती है। बट अगर उसको नहीं और जो भी यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट होती है वो बिफोर द पार्लियामेंट प्लेस की जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर कोई भी चीज़ तुमने उसकी एक्सेप्ट नहीं की है तो ये तुम स्पेसिफिकली बताओगे कि क्यों नहीं तुमने उसकी चीज़ एक्सेप्ट की, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट बॉडी पे आते हैं जो हम लोगों की है स्टेट एसपीएससी, ठीक, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पीसीएस इसका क्या काम है? स्टेट पीएससी इसका रिक्रूटमेंट टू द स्टेट सर्विसेज प्लस एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स है बस स्टेट्स के लिए। ऑल्सो इट असिस्ट इन फ्रेमिंग द रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के बाकी सब जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी ये एडवाइस करती है, असिस्ट करती है इन फ्रेमिंग द जुडिशियल सर्विसेज। किस आर्टिकल में? सेम पार्ट 14 आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक, ठीक है। कौन कौन मेंबर होते हैं? सेम चेयरपर्सन प्लस मेंबर्स एंड दीज आर फिक्स्ड बाय द गवर्नर। वहाँ पे प्रेसिडेंट करता था, यहाँ पे गवर्नर करता। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? वहाँ पे प्रेसिडेंट करता था, यहाँ पे गवर्नर करेगा। टर्म कितना होगा? उनका 6 and 65 था, इनका भी 6 है बट 62, ठीक है। अब विच एवर इज अर्लियर। सेम थिंग यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन शुड हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद कैन बी रिमूव बाय, अब देखिए रिमूव यहाँ पे अपॉइंटमेंट, देखिए जो एक चीज़ मैं आपको रूल बता दूं, जो बॉडी अपॉइंट करती है उससे हायर बॉडी ही उसको रिमूव कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ये था प्रेसिडेंट का, अब यहाँ पे रेजिग्नेशन भी ये प्रेसिडेंट को देते थे। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट गवर्नर का था, यहाँ पे रेजिग्नेशन ये गवर्नर को ही देंगे, लेकिन
रिमूवल जो है, रिमूवल आप देखेंगे, रिमूवल कैन बी डन बाय ओनली प्रेसिडेंट, ठीक है, इन केस ऑफ सेम थिंग, इंसॉल्वेंसी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी मिसबिहेवियर, ठीक है। तो सेम जो रिमूवल का प्रोसीजर है वो दोनों यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए सेम है। रेजिग्नेशन सबमिट किसको करेंगे? गवर्नर को। सेकंड टर्म के लिए अलाउड है? नहीं, नॉट अलाउड। चेयरपर्सन में भी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी और चेयरपर्सन ऑफ एनी अदर स्टेट पीसीएस, बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे भी है, ठीक है। आप यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, स्टेट पीसीएस के चेयरमैन बन सकते हैं, पर कोई और तरीके का एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, बट अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती तो उसको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या आती है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का क्या है? आर्टिकल 280, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए, फाइनेंस कमीशन की इस बार 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी आई है, ठीक है। उस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना दी है 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के लिए, उसका मैं आपको लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस वीडियो के उसमें। अगर वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को अगर देखना है, बहुत छोटी सी वीडियो है 5-6 मिनट की, वो आप कंप्लीट कर लीजिए फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका काम क्या होता है कि एडवाइस करता है गवर्नमेंट को किस बेसिस पे? टैक्स डेवल्यूशन, ठीक है, टैक्स डेवल्यूशन टू द स्टेट्स या ग्रांट इन एड, ठीक है, और अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, ठीक है। प्रेसिडेंट कुछ कई बार अपनी रिकमेंडेशन पहले से ही बता देता है कि ये करना चाहिए आपको, तो उन सारी चीज़ों का भी फाइनेंस कमीशन ध्यान रखता है, ठीक है। चार अदर मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, टोटल 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्या इनका देखिए, अब जैसे 5 साल के लिए एक फाइनेंस कमीशन इस बार अपॉइंट की गई, उसने 5 साल के लिए रिपोर्ट बना दी, तो अब ये बार बार अपॉइंट, इसका टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट ये वाली फाइनेंस कमीशन 2031 में खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कर देंगे प्रेसिडेंट, और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी, ठीक है। तो टर्म की तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे। क्या क्वालिफिकेशन होती है? हाँ, इसमें क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को कहता है कि आप क्वालिफिकेशन बनाइए। तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 में जो आया था, तो चेयरमैन जो है वो पर्सन विद एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स होने चाहिए, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन होने चाहिए? एक जज ऑफ हाई कोर्ट और एनी पर्सन एलिजिबल टू सच अपॉइंटमेंट, ठीक है। दूसरा कौन सा? पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फिर पर्सन विद एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड पर्सन विद स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। फिर अगली चीज क्या है इसमें? रिमूवल की तो कोई बात ही नहीं है, उसने फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट रख देता है, तो कोई रिमूवल वाली बात ही नहीं है, ठीक है। फिर रेजिग्नेशन का भी कोई चीज़ नहीं है। सेकंड टर्म अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लैंक है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फाइनेंस कमीशन आपको पता ही है, एक बार अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है, वो 5 साल के लिए रिपोर्ट होती है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर और at such earlier times determined the president. He performs advisory role only and submits his report to the president, who places it before the parliament with a memorandum explaining the actions taken on the recommendation. जैसे इस बार टैक्स डेवल्यूशन कितना हुआ है? 41% हुआ है, ठीक है। और डिफरेंट क्राइटेरिया आ गए हैं। टैक्स एफर्ट वाला क्राइटेरिया हटा दिया गया है, कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी वाला क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया है, जिसको 10% वेटेज दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस बार इंपॉर्टेंट है। ग्रांट इन एड के लिए कितना पैसा दिया गया है, उसकी एक वीडियो जो है मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये इसका काम क्या है? कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी इन द कंट्री, ठीक है। जीएसटी हम लोगों का 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, ठीक है। तो अब सेंटर और स्टेट के बीच में एकदम स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे, उसके लिए ये आई है, ठीक है। सॉरी फॉर द पॉज। तो जीएसटी काउंसिल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल का मेन काम क्या है कि कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी इन द कंट्री, ठीक है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 279 ए में है, ठीक है। ये ए क्या बताता है कि बाद में ऐड किया गया है, और किस पार्ट में आता है? पार्ट 12, ठीक है। किस पार्ट में आता है? पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है हमारे, ठीक है। दूसरी चीज़ है यूनियन का वोट शेयर। अब देखिए इसमें क्या है, कंपोजिशन, यूनियन है और स्टेट होते हैं। तो यूनियन का वोट शेयर कितना है? 33%, ठीक है। 33% यूनियन का वोट शेयर। इसमें कौन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और कौन होता है? प्लस चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी जो परमानेंट इनवाइट होता है, वो उसकी कोई वोटिंग नहीं होती है, ठीक है, वो नॉन वोटिंग होता है वहाँ पे। फिर कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट। इसमें भी अब देखिए जीएसटी काउंसिल है क्या? परमानेंट बॉडी है एक तरीके से। अब जब से जीएसटी आया है आफ्टर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तब से क्या है कि ये बराबर ही है, तो इसकी कोई टर्म वाली कोई चीज़ है नहीं। क्वालिफिकेशन भी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, यही इन्वॉल्व होते हैं। तो रिमूवल का भी कुछ ऐसा नहीं है, वो तो अपने आप बदलते रहते हैं। रेजिग्नेशन वाला, टर्म एंड अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें। और कौन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व है। चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन होता है? ही इज चूजन अमंग द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो सारे स्टेट्स उसमें से कोई एक को वाइस चेयरमैन सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है, 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और कोरम कितना है? 50%, मतलब 50% तो मिनिमम मेंबर होने ही चाहिए हर मीटिंग में, और उसके बाद उसमें से 3/4 जो है वो मेजॉरिटी काउंट होगी, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पाए? जैसे मान लीजिए अगर टोटल
30 मेंबर हैं, ठीक है। तो 30 मेंबर में से 50% चाहिए होगा, मतलब 15 तो प्रेजेंट होने ही चाहिए उस मीटिंग में। उस 15 में से इसका 3/4 कितना होगा, मान लीजिए 16 है, ठीक है। तो 16 में से 4, तो 12 मेंबर तो यस बोलें तभी कोई डिसीजन पास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वोटिंग होती है। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट कमेटी की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेटी कौन सी है, एक सेकंड, इसको मैं पहले ये मिटा देता हूँ हल्का सा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी की तरफ हम लोग नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है ये आपको याद भी रखना है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टेबल आपको कम से कम 10-12 बार रिवाइज करनी है, ठीक है। अब अगली चीज़ कौन सी, जीएसटी काउंसिल के बाद नेशनल कमीशन फॉर एससीज, ठीक है। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज, ठीक है। ये सिमिलर काइंड ऑफ है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत नहीं याद करना पड़ेगा। देखिए, इसमें भी आर्टिकल 338 है, ये 338A है, ये 338B है। तो इन तीनों को मैं एक साथ पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी का आर्टिकल क्या है, 338A, 338। नेशनल कमीशन फॉर एसटी का क्या है, 338A। एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी का ओबीसी का क्या है, 338B। और पार्ट कौन से हैं, तीनों के पार्ट 16 है, ठीक है। इनका काम क्या है, फंक्शन evaluating the working of constitutional and legal safeguard available to scheduled caste and inquire into specific complaint। तो देखना है कि जो शेड्यूल कास्ट है उनको क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड अवेलेबल है, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेन आती है रिगार्डिंग शेड्यूल कास्ट तो उनके ऊपर भी इवेल्युएशन करना है, ठीक है। सेम चीज़ ये लोग क्या करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर एसटी ये शेड्यूल ट्राइब्स को देखते हैं इसी तरीके से, और नेशनल कमीशन फॉर बीसीज ये बैकवर्ड कास्ट को देखते हैं, ठीक है। तो सेम काइंड ऑफ फंक्शन है। यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन चेयरपर्सन, ठीक, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर, ठीक। यहाँ पे भी सेम चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर। यहाँ पे भी सेम चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर। अपॉइंटमेंट इसका कौन करता है, इसका भी प्रेसिडेंट, इसका भी प्रेसिडेंट, इसका भी प्रेसिडेंट। कंडीशन क्या है, टर्म क्या है, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। करंटली कितना है, 3 साल। इसमें भी कंडीशन एंड टेन्योर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, करंटली 3 साल। इसमें भी कंडीशन एंड सर्विस डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, करंटली 3 साल, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल आर्टिकल 338 प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर SC and ST। गवर्नमेंट सेटअप अ पैरेलल नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन इन 1978 फॉर SC and ST, ठीक है। गवर्नमेंट रिप्लेस्ड स्पेशल ऑफिसर फॉर SC ST विद हाई लेवल नेशनल कमीशन फॉर SC and ST इन 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। गवर्नमेंट बाइफरकेटेड द कंबाइंड कमीशन इनटू सेपरेट बॉडीज थ्रू 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या है कि पहले तो सिर्फ आर्टिकल 338 था, फिर 1978 में जो है गवर्नमेंट ने इसको रिप्लेस कर दिया विद स्पेशल ऑफिसर फॉर SC and ST। फिर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नेशनल कमीशन फॉर SC and ST बन गया, और फिर जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू ये बाइफर्केशन हो गया, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन से 2 आर्टिकल, एक कौन कौन से 2 अमेंडमेंट याद करनी है इसमें, एक तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एक 89th, ठीक है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू क्या हो गया था, बाइफर्केशन हो गया था, ठीक है। SC नेशनल कमीशन फॉर SC अलग हो गया था और नेशनल कमीशन फॉर ST अलग हो गया था, ठीक है। अब सेम थिंग नेशनल कमीशन फॉर BC, ये पहले एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश हुआ था 1993 आफ्टर मंडल केस जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको कब मिल गया, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, अभी जो पास हुआ था 2018 में, तब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत कैटेगराइज कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब देखिए, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर SC की मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेशनल कमीशन फॉर ST की कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एंड नेशनल कमीशन फॉर BC मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि 2 मिनिस्ट्री तो सेम है, BC बैकवर्ड कास्ट का और शेड्यूल कास्ट का, उनका तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, बट शेड्यूल ट्राइब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ठीक है। अब एनुअल रिपोर्ट ऑफ कमीशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट हु प्लेसेस इट बिफोर द पार्लियामेंट एंड फॉरवर्ड्स इट टू द गवर्नर हु प्लेसेस इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। और उसके हिसाब से इन पे एक्शन होता है। वाइल इंक्वायरिंग इनटू स्पेसिफिक केसेस कमीशन हैज पावर सिमिलर टू दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कंसल्ट द कमीशन ऑन मेजर पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग द SCs। तो ये एडिशनल चीज़ है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से कंसल्ट करेगी, और इनकी एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की जाती है प्रेसिडेंट को, जो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, ठीक है, और पास ऑन कर देते हैं गवर्नर्स को, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने रखते हैं, ठीक है। सिमिलर टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो NC ST के लिए सेम है जैसा NC SC के लिए पढ़ा, और NC BC के लिए भी बिल्कुल सेम है जैसा हम लोगों ने NC SC के लिए पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी मेजर बॉडीज़ कवर हो गई हैं। अब हम लोगों की 4 और बॉडी बची हैं। पहली है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, दूसरी है CAG, तीसरी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और चौथी है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये दोनों तो लगभग सेम होंगी, 2 ये हैं, तो एक तरीके से 3 बॉडीज़ बची हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। अब ये वाला हम लोगों के किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 350B, ठीक है, आर्टिकल 350B, ओके। और पार्ट कौन सा है, पार्ट है 17, ठीक है।
17 पार्ट, ठीक। अब इसका फंक्शंस क्या होता है कि इट इन्वेस्टिगेट्स मैटर पर्टेनिंग टू द ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और स्कीम टू सेफगार्ड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, अगर उनके किसी भी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस है, तो उसका फंक्शन उसको देखने के लिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होता है, ठीक है। अब इसका जो कंपोजिशन है, ऐसा कोई खास कंपोजिशन कुछ है नहीं, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। टर्म कुछ कोई टर्म नहीं है, ठीक है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑफिस, ठीक है। ये बाद में क्रिएट किया गया है, ठीक है। इसीलिए देखिए 350B लिखा हुआ है। कौन से? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद कर लेना है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। बाकी ये सारी चीज़ें इसमें रिमूवल, ठीक है, और रेजिग्नेशन किसको सबमिट करना है, सेकंड टर्म, ये सब कुछ है नहीं, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर ये ऑपरेट करता है, ठीक है। अब अगला ऑफिसर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। हेड करती है इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स। जो भी हम लोगों की ऑडिटिंग होती है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो सारी ये करती है। पार्ट 5 में है आर्टिकल 148, ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 148, ओके। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ओथ सब्सक्राइब टू ओथ बिफोर प्रेसिडेंट, ठीक है। रिमूवल का क्या है प्रोसीजर, ठीक है। टर्म कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कंडीशन द सर्विस ऑफ दिस, ठीक है। तो CAG एक्ट के तहत 6 ईयर या 65 ईयर्स। तो आपने अभी तक देखा होगा मोस्टली जो है सारे 6 ईयर अप टू 65 ईयर्स वाला है। बस स्टेट PSC जो है वो 6 और 62 ईयर्स, और बाकी जो NC SC NC ST NC BC हैं, इनका टर्म 3 ईयर्स का है, ठीक है। उसके बाद रिमूवल का सेम प्रोसेस है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। किसको सबमिट करेंगे रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट को। वापस से फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए नॉट अलाउड, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल क्या है कि कैग इज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंडक्ट ऑडिट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स एंड डिपार्टमेंटल ऑडिट्स ऑन देयर बिहाफ। कैग सबमिट्स इट्स ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट हु प्लेसेस देम बिफोर द पार्लियामेंट आफ्टर विच दे आर स्क्रूटनाइज्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। तो जो कैग होता है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देता है, जो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, और फिर पार्लियामेंट के सामने जो रिपोर्ट रखी जाती है उसको स्क्रूटनाइज कौन करता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, ठीक है। अब ये बताइएगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कौन कौन मेंबर होता है, कितने टोटल मेंबर होते हैं, ठीक है। उसका चेयरपर्सन कौन होता है, ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कमेटीज को भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों का कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है। पार्ट 5 में ये भी मेंशन है, आर्टिकल 76 में मेंशन है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं इनके अपॉइंटमेंट, ठीक है। और होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। टर्म ऑफ सर्विस एज डिटरमाइन द प्रेसिडेंट। फिर क्वालिफिकेशन क्या है? मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम द जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, बाकी एम्प्लॉयमेंट कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आते हैं, ठीक है। फिर और क्या एडिशनल चीज़ें? ही पोजेस द राइट टू ऑडियंस अक्रॉस ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इन बोथ हाउसेज, ठीक है, विदाउट द राइट टू वोट बट एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस। मतलब जितने भी प्रिविलेजेस पार्लियामेंट्स को मिलते हैं दोनों हाउसेज में बैठने के, वहाँ पे बात करने के, बात रखने के, वो सारे हैं, बस वोटिंग का राइट नहीं है, ठीक है। और राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, ठीक है। ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसल ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज नॉट डिवाइड फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस। मतलब वो अगर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करना चाहें, अपने केसेस लड़ना चाहें, तो वो भी लड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, अब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। पार्ट 6 में है ये, और आर्टिकल कौन सा है? 165, ठीक है। अपॉइंटमेंट किसको? गवर्नर। अब यहाँ ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। यहाँ पे कौन था? प्रेसिडेंट। यहाँ पे कौन है? गवर्नर, ठीक है। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम द जज इन हाई कोर्ट, ठीक है। ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? गवर्नर को, ठीक है। सेम राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग इन स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट द राइट टू वोट बट एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस। ही इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज नॉट डिवाइड फ्रॉम द प्राइवेट प्रैक्टिस। मतलब वो भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी आपको 100-150 पन्ने पढ़ने पड़ते हैं, उसकी बजाय हम लोगों ने सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। कौन कौन सी पढ़ी थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरी पढ़ी हम लोगों ने UPSC, फिर हम लोगों ने पढ़ी स्टेट PSC, फिर हम लोगों ने पढ़ी फाइनेंस कमीशन, फिर हम लोगों ने पढ़ी GST काउंसिल, फिर नेशनल कमीशन फॉर SC, फिर ST, फिर BC, फिर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 324 में, ये आर्टिकल 315 से 323 के बारे में बात करता है, ये भी आर्टिकल 315 से 323 के बारे में बात करता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है, GST काउंसिल 279A में आता है, ये आर्टिकल 338 में, ये 338A, ये 338B, फिर ये 350B में आता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148, अटॉर्नी जनरल 76 और एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165, ठीक है। अपॉइंटमेंट इसका कौन करता है? अब देखिए अपॉइंटमेंट इसका भी प्रेसिडेंट, इसका भी प्रेसिडेंट, सिर्फ इसका गवर्नर करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट 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 प्रेसिडेंट, सिर्फ गवर्नर। तो बस खाली स्टेट PSC और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया इन दो के गवर्नर करते हैं, बाकी सबका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ही होता है।
अच्छा, रेजिग्नेशन ये भी प्रेसिडेंट को देते हैं, ये भी प्रेसिडेंट को देते हैं, ये भी प्रेसिडेंट को देते हैं। फाइनेंस कमीशन, ये जितनी भी बीच में बॉडी है इनको रेजिग्नेशन देने की कोई जरूरत ही नहीं, और बाकी कंट्रोलर ये तीनों जो है ये भी प्रेसिडेंट, ठीक है। बस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ये गवर्नर को देता है। तो सिर्फ अगेन स्टेट पीएससी और एडवोकेट जनरल ऑफ ये जो है ये दो लोग रेजिग्नेशन अपना गवर्नर को देते हैं। फिर सेकंड टर्म के लिए अपॉइंटमेंट के लिए कौन अलाउड नहीं है, कौन कौन अलाउड नहीं है सेकंड टर्म के अपॉइंटमेंट के लिए, ये बताइए। तो बस खाली कुछ ही लोग हैं जो नहीं अलाउड हैं, ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन के जो वो होते हैं वो नहीं अलाउड हैं, फिर यूपीएससी के चेयरपर्सन वो नहीं अलाउड है, फिर स्टेट पीएससी के चेयरपर्सन वो नहीं अलाउड है, ठीक है। बाकी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये नहीं अलाउड है, ठीक है। अब मिनिस्ट्रीज में एक मिनिस्ट्री हम लोगों को अलग पढ़नी थी कि मिनिस्ट्री नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आती है, ठीक है। और स्पेशल ऑफिसर ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आती है। बाकी ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स में आती है, ये फाइनेंस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है, जीएसटी काउंसिल भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है, इलेक्शन कमीशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आती है, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी सारी कंप्लीट कर ली हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अलग वीडियो आएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत मेरी ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है। अब यूपीएससी करंट अफेयर्स में क्यों है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो इस बार जो बैच चल रहा है वो 100 फाउंडेशन बैच है, ठीक है। अब यूपीएससी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जब आया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जब आया था तो उसमें पहली बार जो है ऐसी कोई बॉडी प्रोवाइड करने की बात की गई थी। फिर 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप किया गया था। कैसे सेटअप किया गया था, फॉलोइंग ली कमीशन जो 1924 में आया था, ठीक है। इसने क्या रिकमेंड किया था, तो टू प्रोटेक्ट सिविल सर्विसेज फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, हम लोगों की ऐसी कोई कमीशन सेटअप करनी चाहिए। इट वॉज हेडेड बाय रॉस बार्कर, इट बिगैन विद लिमिटेड पावर्स अंडर कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें बात हुई थी, और फिर 1924 की ली कमीशन के बाद 1926 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, पीएससी इसका, ठीक है। तो ये रही पहली चीज़। अब इसके बाद तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था इसके बाद उसने क्या किया था कि इसको एलिवेट कर दिया था टू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, गिविंग इंडियंस एंड ग्रेटर रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक ये चीज़ थी, तो ये तो इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री टाइप। अब यूपीएससी ने क्या किया है इस बार, हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अ फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी टू इंश्योर जीरो इम्पर्सोनेशन, ठीक है। तो इस बार कई सारे चेंजेस भी आए हैं यूपीएससी का जो नया फॉर्म आया है उसमें भी, ठीक है। उसके अलावा प्रतिभा सेतु एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी उनको जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं, ठीक है, बट फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या है, इंक्लूड यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड एआई फॉर इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑल्सो, ठीक है। जो अभी का करंट सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर है दैट डेट्स बैक्स टू मैकॉले रिपोर्ट 1854 विच इंट्रोड्यूस द सिलेक्शन बाय मेरिट, ठीक है। तो मैकॉले रिपोर्ट जो आई थी उसने कहा था कि मेरिट से सिलेक्शन लेना चाहिए, ठीक है। एंड एम्फसाइज ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ एकेडमिक टैलेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद एक कोठारी कमेटी 1975 में बनी थी जिसने कहा था कि 3 स्टेज का फॉर्मेट होना चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। वो अभी तक चलता चला जा रहा है, ठीक है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक पैनल सेटअप किया था फॉर बाय हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी टू रिकमेंड वेज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग सेंटर्स, ठीक है। तो कौन सी कमेटी बनाई गई थी, विनीत जोशी कमेटी फॉर डिपेंडेंस ऑन कोचिंग सेंटर, इसको कम करने के लिए, ठीक है। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, अप्रैल 21, ठीक है। अप्रैल 21 जो है वो सिविल सर्विसेज डे होता है। तो यूपीएससी इस बार न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि 100 साल पूरे हो गए 1 अक्टूबर 2025 को। तो ये इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब आते हैं एनसीएससी पे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हैज इश्यूड न्यू गाइडलाइंस स्पेसिफाइंग कंडीशन अंडर विच कंप्लेंट्स में बी रिजेक्टेड और क्लोज्ड इन सम केसेस विदाउट हियरिंग, ठीक है। तो कुछ केसेस में जो है कंप्लेंट्स ऐसे ही क्लोज की जा सकती हैं, रिजेक्ट की जा सकती हैं विदाउट हियरिंग, ठीक है। क्यों ये हुआ है, टू एड्रेस द हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड प्रिवेंट नॉन एससी इंडिविजुअल्स फ्रॉम मिसयूजिंग द कंप्लेंट मैकेनिज्म, ठीक है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था इसका, और नॉन एससी इंडिविजुअल जो है वो भी इसका बहुत सारा मिसयूज़ कर रहे थे। तो और इस कारण से क्या हो रहा था कि केस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। तो जिन लोगों को वाकई में इसका फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। The directive applies to all 3 wings of the commission: service safeguard wing, economic and social development wing, and the atrocity and protection of civil right wings, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो एनसीएससी है उसके कितने टोटल विंग्स हैं, 3 टोटल विंग्स हैं। कौन कौन सी, एक तो सर्विस सेफगार्ड विंग, दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट विंग, एंड एट्रोसिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट विंग, ठीक है। तो ये 3 इसकी विंग है। कंप्लेंट्स में भी रिजेक्टेड इफ दे आर अनसाइंड, इम्प्रॉपरली एड्रेस्ड, एनोनिमस और लैक ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एससी स्टेटस, ठीक है। तो अगर कोई कंप्लेन आई है, अगर वो अनसाइंड है, उस पर साइन नहीं है, या
उसका इम्प्रॉपरली एड्रेस, मतलब कुछ भी रैंडम लिखा हुआ है, ठीक है, एनोनिमस है, पता ही नहीं किसने भेजी क्या है, या लैक ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एससी स्टेटस, मतलब अगर कोई एससी नहीं है उसने कंप्लेन फाइल कर दी है तो जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑल्सो विल नॉट एंटरटेन कंप्लेंट्स दैट आर ऑलरेडी डिसाइडेड और पेंडिंग बिफोर कोर्ट्स, मतलब जो केसेस ऑलरेडी डिसाइड कर दिए गए हैं उस पर वापस से फिर से मत केस फाइल करिए, या जो कोर्ट के बिफोर पेंडिंग है उस पर फिर से मत केस फाइल करिए। और दोज मेयरली सीकिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है, वो केस भी रिजेक्ट कर दिए जा सकते हैं जो कोर्ट ऑर्डर का बस इंप्लीमेंटेशन सीख कर रहे हैं। देखिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है कि इसको इंप्लीमेंट करो, तो उसका डिले हो गया है तो फिर से आपने उतने बीच में एक और केस फाइल कर दिया, वो नहीं अब टॉलरेट होगा, ठीक है। पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेंट में ऑल्सो भी रिजेक्टेड, ठीक है, तो पॉलिसी से रिलेटेड अगर कुछ कंप्लेंट आ रही है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई उससे रिलेटेड आपको कोई कंप्लेंट, तो वो भी रिजेक्ट की जा सकती है। एनसीएससी अलाउज क्लोजर ऑफ एट्रोसिटी रिलेटेड कंप्लेंट्स विदाउट हियरिंग इफ द पिटिशनर विड्रॉज द केस, इज सेटिस्फाइड विद द एक्शन टेकन और कंप्लेंट लैक्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एनसीएससी अलाउ करता है कि क्लोजर ऑफ एट्रोसिटी, अगर किसी के साथ जैसे कोई एससी कम्युनिटी का है उसके साथ कुछ एट्रोसिटीज घटी, ठीक है, किसी कोई घटना घट गई और कंप्लेंट वो वापस ली जा सकती है अगर पिटिशनर जिसने केस फाइल किया है वो विड्रॉ कर लेता है केस, या जो भी थोड़ा बहुत एक्शन हुआ है उस जिसने वो घटना करी है तो उसके खिलाफ जो अगर कुछ एक्शन लिया पुलिस ने तो फिर अगर वो उससे संतुष्ट है तो भी केस विड्रॉ हो सकता है। अब हम लोग एनसीएससी के बारे में तो पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 38 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से सेटअप की गई थी, जिसने क्या किया था, बाइफर्केट कर दिया था एनसीएसटी और एनसीएससी को, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अपॉइंटमेंट टेन्योर भी पढ़ चुके हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। टर्म 3 साल का होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पावर सिविल कोर्ट अथॉरिटी की होती है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉनिटरिंग सेफगार्ड्स, इट इन्वेस्टिगेट्स एंड मॉनिटर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स, ठीक है। रिपोर्ट सबमिट रिपोर्ट्स द प्रेसिडेंट जो हुज लेस देम बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कैग, ठीक है, कैग क्या करेगा, कैग टू लॉन्च एआई सिस्टम, क्यों न्यूज़ में है कि कैग अपना खुद का एक एलएलएम मॉडल डेवलप कर रहा है पावर्ड बाय एआई टू हेल्प ऑडिटर्स टू इंप्रूव ऑडिट एनालिसिस, ठीक है, ताकि ऑडिटिंग एनालिसिस जो है वो बेटर हो जाए, ठीक है। द मॉडल विल बी ट्रेंड यूजिंग प्रीवियस इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स टू बिल्ड एनालिटिकल कैपेबिलिटी एंड एनहांस इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, ठीक है। जो एलएलएम होगा, एलएलएम आपने पढ़े होंगे ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिनके बेसिस पे डेटा ट्रेन होता है, तो दिस एलएलएम विल असिस्ट ऑडिटर्स इन एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट, जनरेटिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, प्रिपेयरिंग कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट फाइंडिंग्स, ठीक है। कैग ने एक हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अ न्यू कनेक्ट पोर्टल, ये क्या करेगा, कनेक्ट पोर्टल जो आया है इट विच विल प्रोवाइड 10 लाख ऑडिट एंटिटीज विद यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ऑडिट क्वेरीज, observations, inspection reports. Connect portal aims to make the entire auditing process transparent and efficient. तो अगर कोई पूछते हैं कि कनेक्ट पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये कैग से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, और कैग के बारे में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ी चुके हैं कि कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 में आती है, ठीक है। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर करती है, ऑडिट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ ईच स्टेट ऑल्सो एंड यूनियन टेरिटरी टू इंश्योर मनी स्पेंट इज स्पेंट लीगली एंड अप्रोप्रिएटली। ऑडिट ऑफ रिसीप्ट करती है, द कैग ऑल्सो ऑडिट्स ऑल गवर्नमेंट रिसीप्ट सच एज रेवेन्यू टू इंश्योर ऑल रूल्स आर इन प्लेस ऑफ इफेक्टिव कलेक्शन आर बीइंग फॉलोड, ठीक है। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स भी करती है, इट ऑडिट्स द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑल्सो, ठीक है, इंक्लूडिंग पीएसयूज टू ओवरसी देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सबमिट्स। रिपोर्ट किसको सबमिट करती है, सबमिट्स रिपोर्ट्स ऑन यूनियन अकाउंट्स टू प्रेसिडेंट हु लेज देम बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स अकाउंट टू गवर्नर हु प्रेज देम बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाली सारी चीज़ फिनिश हो गई है। ये लेक्चर थोड़ा लंबा बन गया है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के लिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के लिए नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है। तो वो आप उसके लिए वेट करिएगा। और बाकी मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स जो भी था वो इस एक वीडियो से कंप्लीट हो गया है। ये एक वीडियो इनफ है, इसी को आप 2-3 बार अगर रिवाइज कर लेंगे और इस वाले टेबल को आप कई बार अगर 5-6 बार इसको पढ़ लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर आप जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और आप मुझको बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ये हम लोगों की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं ये एपिसोड नंबर 3 था, ठीक है। 2 चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो 16th रिपोर्ट आई है वो जाके आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और वीडियो आई है वो भी आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। जीडीपी और उनके सबके जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, बेस ईयर में, वो भी मैंने कवर कर दिया। इस तरीके से 100 वीडियो आएंगी जो इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक्स हैं, ठीक है, उस पर वीडियो आएगी। धीमे धीमे हम लोग कवर करते रहेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई अगर डाउट आती है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग डेली सेशन लिया करेंगे। जितनी ज़्यादा जनता कनेक्ट होने लगेगी, अगर हम लोगों के 10-20 बच्चे भी कनेक्ट होने लगे डेली बेसिस पे, तो फिर हम लोग लाइव सेशन लिया करेंगे, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।